AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम बात कर रहे हैं 7th सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट की, डिजास्टर मिटिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजास्टर मिटिगेशन, साथियों अलग अलग यूनिट के नाम हैं, समझ दीजिएगा, रखिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको यूनिट 1 तक मिलेगा। फिर आपको क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे करें जो क्लाइमेट के हिसाब से हमारे पास रेजिलिएंट हो, मतलब उनके हिसाब से कंफर्टेबल हो, वो हम आगे बात करेंगे। तो आज जो हमारा ये होने वाला है साथियों, ये हमारा होने वाला है यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी, आपको उम्मीद पता होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो स्टेजेज हैं वो हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था फ्लड क्या होता है, ठीक है। फ्लड के बाद साथियों, फ्लड एक डिजास्टर था, ठीक, डिजास्टर की इमरजेंसी थी, या ऐसा एक कहें कि एक ऐसा अनहोनी जिसको बोलते हो, वो था जिससे हमारे पास बहुत सारे जीव जंतु या बहुत सारे नुकसान, इकोनॉमिकली नुकसान होता है, सोशल भी नुकसान होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली हर तरह से नुकसान ही नुकसान होता है। ऐसे भी कोई भी इमरजेंसी जिसका हमको पता नहीं होता, वो हमारे इमरजेंसी जिसका हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वो हमारे कहलाते थे डिजास्टर। आज हम बात करते हैं यहाँ पे, आज 2 डिजास्टर की और बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है। वो हम बात करेंगे आज अर्थक्वेक के बारे में, और एक अब बात करेंगे हम लैंडस्लाइड के बारे में। दोनों आपके यहाँ दिए गए हैं, उन्होंने पढ़ा बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी बताना हो तो बहुत सारी चीज़ मैं बता सकता था, बट इतना ही आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि साथ ही ज़्यादा पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप सारी चीज़ें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है एज अ डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 सब्जेक्ट। 7th सेमेस्टर में आपका जो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 सब्जेक्ट है, वो वाला पार्ट ही आपका ये है। तो अर्थक्वेक चलिए हम समझते हैं क्या है। अर्थक्वेक मतलब क्या, एक होता है हिलना, ठीक है। क्या होता है? हिलना, ठीक है, चीज़ों को हिला दो। शेकिंग जानते हो, शेकिंग वर्ड जानते हो, किसी चीज़ को पकड़ के हिला दो। क्वेक, क्वेक मतलब अर्थ होता है, क्वेक का ही मतलब होता है हिलना। तो जब पूरी पृथ्वी हिल जाती है ना, ऐसा कुछ फिनोमेना होता है पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी ही जो हमारा अर्थ सरफेस है वही हिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखो, एक एक चीज हम यहाँ पे समझते चलेंगे। तो ये होता कैसे है, ठीक है। देखो बोला गया शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक अचानक से क्या हो कि जो अर्थ सरफेस वो हिलने लगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अर्थक्वेक। अब ये कैसे हिलती है? विद द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारे सिस्मिक वेव हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव के फॉर्म में हमारे पास एक एनर्जी रिलीज होती है। सिस्मिक मतलब भूकंप ही मानते हो ना, भूकंप जब किसी चीज दबाते हो तो वहाँ पे सिस्मिक फैलता हुआ चला जाता है। सिस्मिक वेव के फॉर्म में एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण हमारा जो पृथ्वी होती है हिलने लगी होती है। तो उसके बाद सिस्मिक वेव कहाँ से आती है, या फिर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो हमको बात करनी होती है। तो यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास जो हमारी अर्थ है ना, वहाँ पे बहुत सारी प्लेटें हैं, जिनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेटें। किसको बोलते हैं, क्या नाम पड़ता है उसको? टेक्टोनिक प्लेटें। देखो यहाँ पे ये मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है पूरा, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अभी तो यहाँ पे भूकंप की बात की गई इसलिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अदरवाइज ये एक आपका एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। दूसरी प्लेट आपकी, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी प्लेट यहाँ से हो करके, ठीक है, ये इधर की हो गई। ये सब क्या है? टेक्टोनिक प्लेट हो सकता है। यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट ये, एक कॉन्टिनेंट ये, ऐसे टेक्टोनिक प्लेटेड होती हैं। ये सब क्या करती हैं? मूव करती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? मोशन में होती हैं, काफी स्लो मोशन में होती हैं, लेकिन होती हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेटेड है, मोशन में है, तो क्या होता है, मोशन में होते हुए कभी कभी क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेटेड क्या होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होगा, इसमें जब कोई चीज टकराती है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, या फिर एक झटका लगता है, जर्क लगता है। तो ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, छोटी नहीं है, काफी ज्यादा प्लेटें हो सकती है। कोई एक कॉन्टिनेंट एक प्लेट हो सकती है ना, एक कॉन्टिनेंट एक प्लेट हो गई। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। अभी जो दोनों से टकराई, मान लीजिए जहां से टकराई, ठीक है, मान लीजिए ये वाला प्लैनेट हमारा क्या हुआ, टकराया। जहां से टकराया उसके बाद यहाँ से एक सीस्मिक वेव, एक वेव जनरेट होगी एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो वो कैसे होगी? वेव के फॉर्म में। तो ये जो वेव जनरेट होती है ना, इसको बोलते हैं रेलिक वेव, ठीक है।
अब देखो दो वेव होती हैं जो पैरेलल जाती हैं, एक रेली वेव एक आपका लव वेव, ठीक है। तो दोनों वेव अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे देखना जहां से ये स्टार्ट होती हैं, ठीक, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलेंगे हाइपोसेंटर या फिर बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब ये जो वेव्स हैं ये निकलती हैं और जहां पे अर्थ पे, ये अर्थ पे जहां पे दिखती हैं, जहां पे अर्थ सरफेस पे आती हैं, उसको बोलते हैं एपीसेंटर, ठीक है। किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? एपी सेंटर बोलते हैं। तो समझ में आया? अब इसीलिए बोलते हैं जो देखो जहां टकराई, जहां टच हुई वो कहां थी? आपकी अंदर थी, बट जो अर्थ सर्कल दिखी आप क्या दिखी? वो दिखी आपको एपी सेंटर पे, ठीक है। अब ये हो सकता है कभी इसके कारण क्या होता है, कभी आपके दर्रे दिख जाएंगे, अगर दो प्लेटें दूर जा रही हैं तो क्या होगी आपके वहां पे आपको फॉल्ट या दर्रे दिखेंगे, और पास आ गए तो वहां पे आपको थोड़ा सा, जैसे आपको हिमालय है वो भी कैसे हुआ, एक पहले एक समुद्र होता था, ठीक है, बट अब क्या धीरे धीरे उठता हुआ चला गया। वो क्या हुआ, दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे चपकती हुई या पास आती हुई चली गई, वो बीच में ऊपर उठता हुआ चला गया, ठीक हो गए। देखिए अब बोला गया यहाँ पे द पॉइंट inside the crust where the pressure is released called the focus। तो जहां से प्रेशर रिलीज होता है उसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो इस हाइपोसेंटर से, इस फोकस पॉइंट से ऊपर अर्थ सरफेस जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। इसको माना जाता है सोर्स ऑफ अर्थक्वेक। जो पॉइंट माना जाता है, जैसे हम अर्थ पे हैं तो भूकंप आता है, उसको बोलते हैं कि इसका एपिसेंटर यहाँ पे था, तो यह बात यहाँ पे आती है। When the earthquake occurs beneath the sea, it is called tsunami। और अगर यही जो अर्थक्वेक है मतलब कि अर्थ पे हो रहा है तो हमारा अर्थक्वेक बन गया। अगर ये सी के अंदर होता है ये फिनोमेना पूरा तो इसको हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है। सी के अंदर क्या हो गया? सुनामी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जिस पार्ट में इसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द सिस्मिक वेव। जो आपकी ये वेव्स जा रही थी, ये जो वेव्स हैं इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाता है उसको बोलते हैं हम सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ। ये थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूं। और इसके बाद मैं बताता हूं, यहाँ पे दो इक्विपमेंट और हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए। देखिएगा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? रिचर स्केल पे मेजर करते हैं। किस पे? हम रिचर स्केल पे मेजर करते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। और वहीं पे अगर हमको इंटेंसिटी मेजर करनी हो तो उसको हम यूज करते हैं मर्कैली स्केल। तीन चीज आपने पढ़ा। इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सिस्मोलॉजी वेव को मेजर करने के लिए होता है सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है रिचर्ड स्केल पे, ठीक है, रिचर्ड स्केल पे। और उसका जो इंटेंसिटी होता है वो मेजर किया जाता है मर्कैली स्केल पे। तभी मैं बताऊंगा इसको अलग अलग टाइप के रिचर्ड स्केल और उसके मैं मर्कैली स्केल पे दिखा करके आपको बताऊंगा कैसे अर्थक्वेक को अलग अलग जोन में या अलग अलग पार्ट में या अलग अलग उसको क्लासिफाई किया जाता है, अलग रिचर्ड स्केल पे और मर्कैली स्केल पे। तो ये आपको हो गया था अर्थक्वेक। अब यहाँ पे एक फिगर में दिखाया हूँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू के लिए। फिगर में इसलिए लिया ताकि आपको चीजें आइडिया लगती रहे। अब सोचो यहाँ पे देखो भूकंप के बाद की बात है। देखो यहाँ पे तुर्की सीरिया, ठीक है, टर्की सीरिया अर्थक्वेक इन 2023 में, ठीक है, वो आप वहां की फोटो है यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा कितना अच्छा सा शहर बना रहा होगा। आप ले लीजिए, आप नोएडा देख लीजिए या फिर मुंबई देख लीजिए, बढ़िया शहर देख लीजिए जिसके बगल रोड की बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, हर रोड के बगल बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। बट भूकंप के बाद देखिए इतना जो आपका डिबेरिस मटेरियल है, जो आपका भंडार, ये जो भंगार हुआ है, ये इतना छोटी एक दो मकान से तो होता नहीं होगा ना। ये बगल पूरी रोड बनी होंगी, पूरा जब भूकंप आया तो पूरा हिल गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो गिर गया। यहाँ के लोगों की जानें गई होंगी, ठीक है, अंदर कई सारी फैक्ट्री होंगी वो भी तहस नहस हो गई, अंदर मशीनें बनी होंगी वो तहस नहस हो गई, अंदर जो आदमी रहते थे वो मर जा चुके होंगे, घायल हो गए होंगे, का बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ बच्चे तो दब के वहीं मर गए होंगे, उछड़ गए होंगे, बहुत सारी चीजें हो गई होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो, ये एक क्या है, एक इमरजेंसी है, एक डिजास्टर है अर्थक्वेक, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फेवरेबल में नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन आए जहाँ पे हमारे जीव जंतु मरे, ठीक है, जहाँ पे आदमी घायल हों या हमारे जो लाइफ्स हैं वो चले जाएं। लाइफ मतलब कि जो हमारी जिंदगियाँ हैं वो चली जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते ना। ऐसा भी हम नहीं चाहते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चला जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये आपका एक पार्ट है किसका, ये आपका है यहाँ पे अर्थक्वेक का एक डिजास्टर, इसीलिए माना जाता है। चलिए यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड दिया गया है, मर्कैली इंटेंसिटी दी गई है, और इस एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक से कितना नुकसान हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड दिया गया, मैग्नीट्यूड किस पे मेजर किया जाता है, रिचर स्केल पे। यहाँ पे देखिए मर्कैली इंटेंसिटी किस पे मेजर की जाएगी, मर्कैली स्केल पे, ओके। और यहाँ पे आप देखना और डिस्क्रिप्शन दिया गया किसको क्या बोलेंगे और उसके एवरेज इफेक्ट क्या आते हैं वो चीज समझिएगा। अगर हमारा मैग्नीट्यूड 1.0 से 1.9 है तो इसको बोलते हैं माइक्रो,
ठीक, इसको बोलेंगे हम माइक्रो बोलेंगे, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी मार्केली में वो होगी फर्स्ट 1 आएगी। इससे इफेक्ट कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे माइक्रो अर्थक्वेक। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, आप इसको झटका भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है, या काफी थोड़ा बहुत आपको झटका लग सकता है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे जान का डैमेज नहीं होता, ठीक है, सब लोग समझ नहीं पाएंगे, ये होता है आपका। उसके बाद आता है आपका मैग्नीट्यूड 2.0 से 2.9, इसको बोलते हैं माइनर, और ये हमारा मर्करी इंटेंसिटी होती है हमारी 1 to 2, ठीक है, ये आपका दोनों में यहाँ थोड़ा सा आपको पता नहीं चलेगा, झटका भी हो सकता है, कभी लगे कभी ना लगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिचर स्केल पे, यदि हम बात करें मैग्नीट्यूड यदि हमारा 3.0 से 3.9 हो जाए तब क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इसकी मर्करी इंटेंसिटी हो क्या, 3rd से 4th होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इसको महसूस किया जा सकता है, कुछ लोगों द्वारा, ठीक है, सभी लोगों के द्वारा नहीं, क्योंकि कोई हो सकता है सेंसिटिव हो या ना हो, किसी को सोता रहा तो बिल्कुल हिला दो तब भी नहीं उठता है, कोई होता है हल्का टच कर दो उठ जाता है, उसकी सेंसिटिविटी पता चलती है ना। तो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कुछ लोगों को एहसास हो पाता है, और बहुत ही थोड़ा बहुत कुछ होकर डैमेज होना हो, बहुत थोड़ा सा डैमेज होगा, ज्यादा डैमेज नहीं होना है। उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे रिचर स्केल मैग्नीट्यूड आता है हमारे रिचर स्केल पे 4.0 से 4.9, इसको बोलते हैं लाइट अर्थक्वेक, ठीक, क्या बोलते हैं, लाइट अर्थक्वेक। और इसका जो इंटेंसिटी होती है हमारी 4th से 6th तक। तो यहाँ देखिए नोटिसेबल शेकिंग ऑफ इंडोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और रेटलिंग नॉइज, आपको थोड़ा सा नॉइज देखने को मिलेगा, और घर के अंदर कुछ सामान्य जो रखे होंगे वो आपको हिलती हुई दिखेंगी, ठीक है, घर के सामान इंडोर ऑब्जेक्ट, जैसे आप होता है ना बोतल हिलने लगती है, ग्लास रखी है ग्लास हिलने लगती है, इसको थोड़ा सा हिलता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो भी नोटिस करेंगे आपको पता चलेगा हिल रहा है, ठीक है। फेल्ट बाय मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अफेक्टेड एरिया, जो उस अफेक्टेड एरिया में जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा इसको महसूस किया जा सकता है, इसके कंपन को, इसके वेव्स को, ठीक है। जनरली कॉज नॉन टू मिनिमल डैमेज, मतलब कि मोस्टली यहाँ पे कोई आपका जान हान जिसको बोलते हैं ना उसकी डैमेज नहीं होती है, अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत एक दो, या फिर जैसे बुड्ढे होंगे उनको डर के वो अपना आत्मा को छोड़ दिए, वैसा कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये आपका मतलब सेफ जोन है, बस आपको छोटा सा झटका महसूस होगा। आगे चलते हैं, उसको रिचर स्केल में थोड़ा सा और आगे चलें, तो यहाँ पे आपका था 5.0 से 5.9, अब थोड़ा सा आपको झटके और आपकी जो हानि है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 5.0 से 5.9 इसको बोलते हैं मॉडरेट। इसका जो आपका मर्करी स्केल होता है वो आता है आपका 6 to 7, और यहाँ पे क्या देखो, कैन कॉज डैमेज पोरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, नन टू स्लाइट डैमेज टू ऑल अदर बिल्डिंग्स फेल्ड बाय एवरीवन। झटका तो सभी को महसूस होगा, ठीक है, झटका तो सभी को महसूस होगा, बट जो पोरली कंस्ट्रक्टेड, जो पुराने जो घर बने हैं, ठीक है, जहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या प्रॉपर अच्छे तरह से नहीं बने हैं, वो गिर सकते हैं या फिर उसमें आपको क्रैक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हल्का फुल्का और सभी बिल्डिंग में आपको डैमेज देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये आपका था अलग। अगर हम वही स्केल हमारा हो गया 6.0 से 6.9, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी क्या हो गया, जो हमारा जो अर्थक्वेक कहा था स्ट्रॉन्ग श्रेणी में आ गया, और इसका जो मर्करी स्केल होता है वो हमारा था 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 से कम होगा। अब यहाँ देखो डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ही विनाशकारी होना स्टार्ट हो गया। क्या है ये, विनाशकारी है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर सर्वाइव विद स्लाइट मॉडरेट डैमेज। देखो अब यहाँ पे जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं ना भूकंप रोधी घर या भूकंप रोधी भवन, ठीक है, उसमें भी आपको क्रैक देखने को मिल जाएंगे, उसमें भी आपको क्रैक देखने को मिल जाएंगे। और जो भूकंप रोधी घरें नहीं होंगी, जिसमें आराम से ये सब इक्विपमेंट नहीं दिए होंगे, भूकंप के इंतजाम नहीं किए गए होंगे, वो तो क्रैक होकर बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। पोरली डिजाइन स्ट्रक्चर रिसीव मॉडरेट टू सीवियर डैमेज। जो पोरली डिजाइंड है उसमें आपको क्या होगा, वहां पे आपको कई सारे गंभीर आपके डैमेज देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया आपका स्ट्रांग, आपका जब होगा अर्थक्वेक तब की बात होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7.0 से 7.9 के बाद में। स्ट्रांग के बाद आता है हमारा मेजर। इसको किस में डाला गया, मेजर में डाला गया। 8.0 से 8.9 है, 9.0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा जो आपका रिचर स्केल है 0 से 10 स्केल तक मेजर किया जाता है। मर्करी स्केल भी 10 होता है। अब इनका जो आपका मर्करी स्केल है वो 10 पे आता है, ये मेजर ग्रेड में। अब इसमें क्या हो सकता है ये समझिएगा, यदि आपका जो आपका रिचर स्केल है 7.0 से 7.9 तक है, तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉज डैमेज मोस्ट बिल्डिंग, अधिक से अधिक बिल्डिंगें डैमेज हो गई होंगी। और यहाँ पे देखिए सम पार्शली कंप्लीटली कोलैप्स और रिसीव सीवियर डैमेज, ठीक है। मोस्ट बिल्डिंग तो कोलैप्स हो जाएंगी, कुछ क्या होंगी थोड़ा बहुत कोलैप्स होंगी, उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली आपके यहाँ पे डैमेज हो चुकी होंगी, ठीक है।
हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पता चलेगा। आदमी क्या होते हैं, वो तो भाग लेते हैं कि उधर चलेंगे उधर चलेंगे, लेकिन जो घर बने हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुए, उसमें पता चलता है। अब 8.0 से 8.9 होगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेंगे, जो स्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। जैसे अब आपको मैंने फोटो में दिखाया था, बगल में कोई रहने लायक नहीं था, पूरा हर एक दीवार गिर चुकी थी, ठीक है। डैमेज अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, जो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होगी वो भी गिर जाएंगी। फेल्ट इन एक्सट्रीमली लार्ज रीजन, और एक बड़े एरिया में आपको पता चलेगा कि भूकंप आ गया है, ठीक है। क्योंकि जो तो मेन सेंटर था, जो फोकस पॉइंट था, वो तो आपको दिखेगा, वहां तो बिल्डिंगें नाश हो गई, बट उसके जो दूर वाले एरिया हैं वहां भी आपको लोगों को झटका महसूस होगा। 9.0 एंड ग्रेटर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एट नियर आर टोटल डिस्ट्रक्शन, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर सकता है कोई पिलर भी होगा तो वो भी गिर जाएगा, अगर खाली खड़ा होगा तो वो भी गिर जाएगा, इतना हिला देगा वो, उसको कुछ बना भी ना हो तब भी। सेवर डैमेज कोलैप्स, सभी बिल्डिंगें कोलैप्स हो जाएंगी। जो परमानेंट चेंजिंग ग्राउंड टाइप, अब देखोगे ऊपर फोटो खींचोगे ना, पूरा लगेगा पूरा बदल ही गया है, पूरा नक्शा ही बदल गया है ऊपर से देखने पर। तो ये सारी केसेस हैं जो आपके रिचर स्केल पे देखते हैं और मरकारी स्केल पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉजेज हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो आपको बात करते हैं। यहाँ पे मैं बताया था आपको क्या कारण हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, उनका जो मोशन होता है वो एक दूसरे से टकराती हैं, तब जाके हमारा भूकंप आता है। तो ये बोला गया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी यहाँ पे, अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ मेनी इंडिविजुअल प्लेट दैट मूव एंड इंटरैक्ट कंस्टेंटली चेंजिंग एंड रीशेपिंग द अर्थ आउटर लेयर, ठीक है, समझ में आया। टेक्टोनिक प्लेट मूव होती रहती हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, टच होती हैं कॉन्स्टेंटली। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए टच हो रही हैं, ठीक, टच हो रही हैं, तो अगर मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से आ रही हैं, ठीक है, ये प्लेट आ रही है, अगर एक दूसरे से थोड़ा सा कंटेक्ट होती है तो क्या हो जाएगा, कभी कभी ये ऐसे कंटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, आपको हिमालय कुछ बन जाएगा, और दूर हो रही है तो आपको दर्रे बन जाएंगे, जिसको हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आपकी क्या है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेट्स डू नॉट ऑलवेज मूव स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर एंड समटाइम्स गेट स्टक। ऐसा नहीं कि दोनों हम दो साथ जा रही हैं, दोनों एक ही स्पीड में जा रही हैं, कभी वो टकरा भी सकती हैं। तो दिस बिल्ड्स अप द प्रेशर, अब इसका प्रेशर बनेगा, व्हेन दिस प्रेशर इवेंचुअली रिलीज एंड अर्थक्वेक टू अकर, वही रिलीज होगी, वो हमारा सिस्मिक वेव फॉर्म में प्रेशर रिलीज होगा तो हमारा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा अर्थक्वेक। वोल्केनो एंड अर्थक्वेक बोथ रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। जो हमारा वोल्केनो बन रहा है या फिर हमारा अर्थक्वेक, दोनों किसके कारण है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट है उनके मूवमेंट के कारण ही होता है। बट जो हमारा वोल्केनो होता है वो कम विनाशकारी होता है, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफी दूर होता है, उसका जो इंटेंसिटी होती है वो भी थोड़ा कम होती है, जो उसका डिस्ट्रक्टिवनेस मतलब जो विनाश क्षमता है वो भी कम होता है, ठीक है। वोल्केनो टाइड्स कैन आल्सो ट्रिगर सिस्मिसिटी, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग डैम्स कैन आल्सो कॉज द सिस्मिक वेव्स। मतलब कि अगर हम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेव टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, डैम्स बना रहे हैं, तब भी वहां पे एक अर्थक्वेक का कारण बन सकता है। मेन चीज क्या हुआ आपका, मेन चीज हुआ आपका टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी हुई, ठीक है। दूसरा हुआ आपके वोल्केनो, दूसरा आपका हुआ वोल्केनोज हो गए। थर्ड हो गया आपका जो हम न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर हम डैम्स बिल्ड कर रहे हैं, वो भी हमारे कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे इफेक्ट क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपका जब अर्थक्वेक आया, पूरी जमीन हिल गई, पूरी जमीन हिल गई। एक होता है क्या, जब जमीन में देखोगे तो जो एक दूसरे से पार्टिकल है एक दूसरे से बंधे होते हैं, जब हिल जाता है तो उसमें क्या होता है, वो उसकी जो बॉन्डिंग हो ढीली हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। बॉन्डिंग जो हमारी है एक दूसरे से, जो उसका कोहेजिवनेस है, जो उसके बाद जो संसंजक बल लगे हुए हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो ढीला हो जाता है, तो उसमें मजबूती नहीं रहती है, उसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। तो हमारा अर्थक्वेक का इफेक्ट वो भी देखने को मिलता है। ड्यू टू द अर्थक्वेक ग्रेनुलर मटेरियल सच एज सैंड टेम्पररी लॉसेज इट्स स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ सॉलिड टू ए लिक्विड, सो दिस कॉज रिजिड स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग ब्रिजेस टू टिल्ट और सिंक टू द लिक्विफाइड डिपॉजिट। वैसे जब वो ढीले हो गए ना, तो जो हमारे स्ट्रक्चर थे, बने थे, हमारे ब्रिज बने हैं, कुछ बने हैं, वो जो उसका बेस था, ठीक है, बेस था, वो क्या हुआ, उसके मिट्टी में उतनी मजबूती नहीं रही, तो कहीं झुक जाएगा, कहीं तिरछा हो जाएगा, कहीं गिर सकता है। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा, किस कारण, सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण। लैंडस्लाइड एंड एवालांचे। अब देखिए मान लीजिए आप हिल पे हैं तो क्या होगा, पृथ्वी हिली, अर्थ हिला, तो पहाड़ है वो लैंडस्लाइड होने को मिल जाएगा। या फिर यही सेम चीज आपका समुद्र में हुआ तो वहां पे आपको ऊपर थोड़े से अवलांचे देखने को मिलेंगे, मतलब जो थोड़ा वाटर रेज होगा, थोड़ा सा आपको झटके ऊपर देखने को मिलेंगे,
सुनामी देखने को मिलेगा। अब मेन सिम हो रहा है तो वहां पे देखिएगा व्हेन अर्थक्वेक अकर्स अंडर द सी इट कॉजेस सुनामी, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सुनामी आर द कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 7.5 और मोर। और यही सुनामी अगर अर्थ में जिसकी मैग्नीट्यूड 7.5 से ज्यादा हो गई है तो काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो एवलांची हो गई, समुद्र तटीय थोड़ा सा छोटे व्यापक में होता है और सुनामी आपके बड़े लेवल पे होता है। तो आपका ये इफेक्ट होते हैं आपके किसके, अर्थक्वेक से। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लड की बात करते हैं। फ्लड भी आ सकता है। ठीक है, देखिए फ्लड आपको बताया था फ्लड वाले लेक्चर में, अर्थक्वेक आया सी में और वहां पे आपकी सुनामी है। सुनामी के कारण क्या, पानी आपके जो कोस्टल एरियाज है वहां पे आपका वाटर लेवल राइज होना। ठीक है, आग भी लग सकती है। अर्थक्वेक कैन कॉज फायर डैमेजिंग इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस लाइन। मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, कोई आपकी गैस लाइन है, वहां पे भी आपकी अर्थक्वेक आया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे गैस आग लग सकती है। ठीक है, डिस्टेबलाइजेशन, इट डिस्टेबलाइज इकोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, एसेंशियल सर्विस आल्सो गेट डिस्प्यूटेड। अब जो आपके देखिए बोला गया कि किसका जो इकोलॉजिक सोशल सिस्टम है पूरा क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया, मतलब तहस-नहस हो गया। फिर उसको स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, जो एक लॉन्ग टाइम ले जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, कई सारे जीव जंतु मरेंगे, प्रॉपर्टी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा लॉस होगा। तो ये बोला गया, देखिए एग्जांपल दिया गया, देखिए एग्जांपल था 2005 में एक मुजफ्फराबाद जो हमारी आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है जो पाकिस्तान के अंदर आता है, जिसपे पाकिस्तान का शासन है। ठीक है, वहां पे एक 2005 में अर्थक्वेक आया था, उसकी क्षमता देखिएगा, उसमें 80,000 लोग मरे थे। किसमें, 80,000 लोग मरे थे। अभी महाकुंभ में देखिएगा मात्र 200 से 250 लोग मरे थे, कितना बड़ा हुआ था। ठीक है, अब वहां पे 80,000 लोग मर गए थे। आप देखिएगा एक सिटी बच जाती है 80,000 में, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ठीक है, और 3.5 मिलियन पीपुल वर डिसलॉज्ड, मतलब कि जो 3.5 मिलियन पीपुल थे वो इधर से उधर गायब हो चुके थे। ठीक, गायब ही हो गए थे। समझ सकते कितनी बड़ी ट्रेजेडी ये रही होगी। ठीक, जहां पे ये बात हुई, तो ये अर्थक्वेक से इफेक्ट है। ठीक है, तो कितने लॉस ऑफ कितनी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। ये 3.5 मिलियन ये बेघर हो गए, समझ सकते हो। बेघर मतलब ये उनका घर पूरा गिर गया, ये बेघर हो गए। ठीक है, तो एन अर्थक्वेक मेनी कॉज इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ, जनरल प्रॉपर्टी डैमेज, कोलैप्स ऑफ डिस्टेबलाइजेशन बिल्डिंग्स, द आफ्टरमैथ में ब्रिंग diseases, lack of basic necessity, mental consequences and panic attacks and depression to survive। जब आप इतना बड़ा भयंकर आप कुछ भी देख सकते हो ना अपनी आंखों के सामने, मान लीजिए कोई जो बच्चा भी होगा देखा होगा, तो क्या करेगा, जिंदगी भर वो उसके अंदर वो बैठा रहेगा कि मैं मेरे साथ ये हुआ था, मेरे सामने हुआ था, जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो सकता है, वो उसको बोलते हैं पैनिक अटैक आ सकता है, उसको डिप्रेशन जा सकता है। जीने के लिए सोचता रहेगा, हर दिमाग में उसको घूमता रहेगा, हमेशा घूमता रहेगा कि मेरे साथ कैसे होगा, मेरे सामने हुआ था। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, मैनेज करने के क्या तरीके हैं, मैनेज कैसे करेंगे। पहले देखिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करें जो भूकंप रोधी हो, मतलब कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो। इसके लिए क्या किया जाता है, जो जोड़ है वहां कुछ ऐसे गैप दी जाती है, उसमें ऐसे कैसे मटेरियल दिए जाते हैं जो एज ए एब्जॉर्बर यूज करते हैं, एज ए एब्जॉर्बेंट हो। एग्जाम्पल जब देखिए मान लीजिए आप गद्दा में आप बेड है ना, उसमें क्या जितना ठोकिए ना नीचे आप पता नहीं चलता, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके जो भूकंप है, आपका जो पंच है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम ऐसे आपका यूज किया जाता है किसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। देखिए आप क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, बाय कीपिंग वीक स्पॉट्स इन बिल्डिंग टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। वहां पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एक वीक पॉइंट्स रख देंगे ताकि वो बिल्डिंग के जो वाइब्रेशन बिल्डिंग है वो एब्जॉर्प्शन को वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, कीप पैड्स एंड फ्लोर्स बीनीथ द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के नीचे हम क्या कर रहे हैं, बड़े पैड्स आते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगी, बिल्डिंग का लोड तो ले जा रहा है और जब मूवमेंट होगा तो पैड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। वुडन हाउस टू प्रिफर्ड इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। देखो जापान जब भूकंप आते रहते हैं तो बोला जाता है ना, वहां पे लकड़ियों के घर बनते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं भूकंप को और आसानी से बिल्ड भी हो जाते हैं आफ्टर द अर्थक्वेक। सॉइल टेस्टिंग शुड बी डन सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग इज एश्योर्ड। अब हमको टाइम पे सॉइल की टेस्टिंग करते रहनी चाहिए कि कितना सॉइल मजबूत हो, इस हिसाब से हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी सुटेबिलिटी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। सिस्मिक रेट्रोफिटिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू मेक देम द मोर रेजिस्टेंट टू द सिस्मिक एक्टिविटी, ग्राउंड मोशन एंड सॉइल फेलियर ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो हमें सिस्मिक रेट्रोफिटिंग मतलब ये आता है कि जो पहले से बने हुए घर हैं उसको हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं कि वो हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाएं। उसमें कुछ ऐसे मटेरियल यूज करते हैं, उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट, उसमें मेथड्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करके उनको हम सिस्मिक रेजिस्टेंस बनाते हैं।
प्रिपेयर्डनेस एंड सेफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैन रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड डैमेज द लॉस। तो हम क्या करेंगे, जो सेफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो। ठीक है, अगला था हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीपीएस स्टेशन इन द अर्थक्वेक प्रोन रीजन टू असेस द फ्यूचर कोस्टल मूवमेंट्स। मतलब वहां हम जीपीएस स्टेशन लगाएंगे, अगर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है अंदर अर्थ के अंदर तो हम उसको जीपीएस द्वारा ट्रैक कर लिया जाएगा कि कुछ मूवमेंट हुआ है, फिर उसको हम क्या करेंगे, वहां पे हम उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन सिस्मिक जोन 4 हाई एंड वी वेरी हाई। सॉरी, मैं अलर्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा मैं गलत बता दिया था, जोन 2 जोन 3 जब बताया था, मतलब जितना जोन ज्यादा होगा वो ज्यादा ही वो आपका हाई होगा। ठीक है, यदि कोई जोन 2 में आता है, सही, जम्मू कश्मीर में इसमें आता है, जोन 4 में आता है और 5 में आता है वेरी हाई, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वी नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट द प्रिकॉशन मेजर अगेंस्ट द अर्थक्वेक। अब ये सिस्मिक जोन हो सकता है आए दिन आपके वहां भूकंप आता रहे, उसके हमको ज्यादा अलर्ट रहना है, ज्यादा हमको वार्निंग सिस्टम हमको ज्यादा मजबूत करके रखना है, लेकिन थोड़ा भी कुछ हमको एहसास हो तुरंत हम उसको वार्निंग दे पाए। वहां पे जीपीएस टाइप को वहां पे इसे स्टेब्लिशमेंट करके हम रखते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका हमारा क्या था, फ्लड था। फ्लड की हमने बात किया, फ्लड कैसे होता है, क्या हुआ, कैसे इंपैक्ट होता है, इसको कैसे मिटिगेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लैंडस्लाइड की। ठीक है, लैंडस्लाइड कैसे होगा, लैंड मतलब क्या होता है, लैंड मतलब पृथ्वी, लैंड मतलब की एक एरिया जमीन, वो अगर खिसक जा रही है तो हमारा क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। तो आइए हम उसकी बात करते हैं, लैंडस्लाइड होता क्या है। तो लैंडस्लाइड या फिर इसको लैंड स्लिप, जो आपकी लैंड है पूरी तरह से स्लिप कर जाना। ठीक है, लैंड स्लिप या फिर लैंडस्लाइड इज प्राइमरीली कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इंक्लूड अर्थ मूवमेंट। क्या होगा, अर्थ मूवमेंट लाइक एक्सटेंसिव स्लोप फेलियर, रॉक फॉलिंग एंड डिबेरिस फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोटो आपको दिख रही होगी, ये वाली फोटो देखो आपको आसानी से दिख रही होगी, ये पहाड़ था। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे मिट्टी उट्टी रही होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके जो सॉइल के जो कोहेसिवनेस थे वो ढीले हो गए, ये बारिश हुई है कुछ भी हुआ, ढीली मिट्टी हो गई, तो क्या हुआ, वो नीचे गिर गया। जो वहाँ की मिट्टी थी, जो पत्थर थे ऊपर से भटकने लगते नीचे आ गए। अब इसके बोला गया, इसको बोला जाता है हम लैंड स्लाइड बोलते हैं, या फिर लैंड हमारे स्लिप हो गई। ठीक है, लैंडस्लाइड अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल एंड अदर टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेस विद इन द स्लोप एक्सीड। अब ये देखिए, वहां पे क्या था, भूकंप में हमारे सिंपल जमीन थी तब वो गिर रहे थे, यहाँ पे क्या हो, स्लोपी जमीन है। ठीक है, स्लोपी जमीन है, यहाँ पे कोई टुकड़ा है वो ढीला हुआ, वो धीरे गिरता वो नीचे चला, ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे आ गया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा ड्यू टू ग्रेविटी आती है, और जो शियर स्ट्रेस के कारण हमारा जो शियर में हमारा कमजोर होगा, शियर स्ट्रेस के कारण हमारा क्या होगा, वो नीचे आएगा। एक्सीड द शियर स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस टू द शियरिंग द मटेरियल ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्लोप। मतलब स्लोप में दिक्कत ये होगा, जहां पे स्लोप है वहां से जो अपर पोर्शन है, वहां पे जो हमारे मिट्टी है, जो रॉक्स हैं, जो चट्टान हैं, जो लैंड है, उनका ढीला होकर के नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर सरकना, उसको बोलते हैं लैंड स्लाइड। अब देखो यहाँ पे इसका तुम अंदाजा लगाओ कि हमारा रोड है। ठीक है, डबल लेन रोड होगी, ये ऊपर से मिट्टी गिरी, कितने ऊपर से गिरी मुझे नहीं पता, हो सकता है जहां से गिरी हो। ठीक है, जहां से गिरी हो, यहाँ 2-3 घर हो सकता है, गाँव हो सकता है, वहां से गिरी, लैंड स्लाइड हुआ, ये गाँव तो गया, गाँव तो गया। मे भी जब मिट्टी गिरी यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ट्रक बस होता तो वो जा सकता था। ठीक, ये तो मैंने वो फोटो नहीं लिया जिसमें ये हुआ है, बट मैंने एक नॉर्मल फोटो लिया। अब यहाँ कोई आदमी जा होता, बाइक सवार होता, रोड है, वो चला गया, वहां दब जाता, उसकी तो जान चली जाती। मे बी केस इन केस, अब मान लीजिए हो गया, कोई जान नहीं गई, अब मान लीजिए ये जो मिट्टी आई है इसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा, कुछ टाइम के लिए तो रुक ही जाएगा, 1 या 2 दिन रुक जाएगा, क्योंकि ये हिली एरिया जो होते हैं उतनी जल्दी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, वो रुक जाएगा। अब इसको हटाने के लिए आपको अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अलग से इसका मेजर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है जहाँ पे गिरा है, क्या वो आपका रोड सही होगा, नहीं सही होगा, बिल्कुल खराब हो चुकी होगी, उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सेम केस आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये देखो पूरा यहाँ पे इतना एरिया पूरा क्या हुआ, लैंड स्लाइड का पूरा नीचे गिर गया है। अब देखिए पूरा गांव इधर जहाँ मिट्टी बह गई, जैसे पानी बहता है ना, वैसे मिट्टी बह के नीचे आ जाती है, पूरा गांव यहाँ पे लोग पूरा उसमें दब जाते हैं, किसमें दब जाते हैं, पूरा पूरा गांव समा जाता है। तो ये हमारे लैंडस्लाइड्स भी क्या है, डिजास्टर में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कारण क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्सटेंसिव रेनफॉल, जो ऊपर के एरियाज हैं, ठीक है, ऊपर एरियाज है, काफी टाइम तक वहां पे बारिश हो रही थी, जिस तरह उसके जो मिट्टी है वो लूज हो गए। ठीक है, मिट्टी में क्या हुए, लूज हो गए, तो वो हमारे गिरने लगे। तो प्रोलॉन्ग्ड एंड हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल ट्रिगर्स लैंडस्लाइड इफ रेन ड्यूरेशन एंड पोर प्रेशर एट हाई। ठीक, पोर प्रेशर आप मैकेनिकल टर्म है, वो आप नहीं समझ पाओगे, बट एक प्रेशर समझ सकते हो जो अंदर वाटर करंट लगता है। ठीक है, वाटर हमारा
अर्थ सॉइल पे लगाता है या सॉइल पे लगाता है, ठीक है। जो वाटर हमारा सॉइल पे प्रेशर डालता है उसको बोलते हैं पोर प्रेशर, ठीक है। और रेन काफी टाइम तक है, तो मॉडरेट रेनफॉल कैन आल्सो ट्रिगर द लैंडस्लाइड। ए यूनिवर्सल लैंडस्लाइड सर्वे इन हेल्ड 2003 रिवील्ड 90% ऑफ द लैंडस्लाइड दैट अकर्ड आर एक्टिवेटेड बाय द हैवी रेनफॉल। मतलब कि मान लीजिए ऊपर का हमारे पास क्या है, लैंड है, ऊपर हमारा पर्वत है, काफी ज्यादा टाइम में काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई, बारिश का क्या हुआ, उस पर जो मिट्टी है वहां पे उसमें प्रेशर पड़ा, क्योंकि पानी को भी तो नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा नहीं आएगा, और पानी को निकलने का जगह नहीं मिला, तो उसने क्या किया, सॉइल पे हमारे जो अर्थ सॉइल है उस पर प्रेशर डाला, अब वो धीरे धीरे ढीली हो गई और वो गिरने लगा, वो गिरने लगी, और उसके साथ जब बुद्धि है, अब जो वो सॉइल गिरेगी उसमें क्या हो, पानी और दोनों मिक्स है, बिल्कुल पतला होकर गिरेगा, और काफी ज्यादा में उसका सॉइल इरेजन होगा, तो मिट्टी भी आएगी और नीचे जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा उसको खराब करते नीचे चला आएगा, जैसे आपको पहले फोटो में दिखाया था। मेल्टिंग ऑफ स्नो, ठीक है, इन सरल जब जैसे हमारे माउंटेन प्लेसेस हैं तो वहां पे क्या होगा, वो मेल्ट होंगे, हमारे जो हमारे स्नो बर्फ है वो मेल्ट होंगे। अब जो मेल्ट होंगे तो वो भी क्या होंगे, क्योंकि पर्वत पे हैं तो पर्वत के साथ मिट्टी आएगी, मिट्टी आना हमारा क्या होगा, लैंडस्लाइड हो गया। दिस इंक्रीज द पोर वाटर प्रेशर कॉजिंग द इनिशिएशन ऑफ द लैंडस्लाइड प्रोसेस। रिवर्स कैन, अच्छा ये अलग है, ठीक है, रिवर्स कैन डैमेज द स्लोप पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फ्लड ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ लैंडस्लाइड। देखो यहाँ पे स्लोप के यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, ठीक है, रिवर भी एक कारण हो सकता है। मान लीजिए आपके पहाड़ों में कोई रिवर है, ठीक है, रिवर है, रिवर के कारण भी आपकी लैंडस्लाइड हो जाएगी, मिट्टी कट रही है, अब तरह से निकल गई नीचे तरफ, गिर गई पूरी, वो लैंडस्लाइड हो गया। तो ऐसे भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ स्नो को पिघलना हो गया। सिस्मिक शेकिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन, कोई भूकंप आ रहा है, अब ऊपर भूकंप आया और वो मिट्टी हिलेगी, मिट्टी कहाँ आएगी, नीचे क्यों आएगी, ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, आपने जंगल कटाई हो गई, जो मिट्टियाँ थी वो जो पेड़ थे उनकी जड़ों से हमारी मिट्टियाँ बंधी हुई थी, ठीक है, एक दूसरे से बंधी हुई थी, अब जंगल कटाई हो गई, जो उसके जड़े थे वो पूरे ढीले हो गए, सूख गए, अब क्या होगा, वो मिट्टी होगी ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेंगी, डिफॉरेस्टेशन। जियोलॉजी, टाइप ऑफ रॉक और सॉइल सच एज कोर्स पार्टिकल हैव लो कोहेसिव स्ट्रेंथ मेकिंग वल्नरेबल टू द लैंडस्लाइड। अब जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक, बड़े साइज के पत्थर, उनके अंदर कोहेसिवनेस कम होती है, ठीक है, रॉक के अंदर, तो अब क्या होगा, वो ढीले हो जाएंगे बारिश कारण या किसी भी कारणवश, ठीक है, या फिर सुबह शाम, या फिर जैसे होता नहीं कि टाइम चेंज होना, सुबह टेम्परेचर ज़्यादा, सुबह कम, दोपहर में ज़्यादा, फिर कम, जैसे क्या होगा, धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन होते होते उनके अंदर जो कोहेसिवनेस है वो कम हो जाएगी और वो वहाँ से गिरने लगेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हिल के अंदर से हम जो पहाड़ हैं उनके अंदर हम सुरंग बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, हाईवे कटिंग कर रहे हैं, तब उनका क्या होगा, जो सॉइल स्ट्रक्चर है, अब जब आप बनाते हो सुरंग वहाँ मशीनें चलती हैं बहुत सारी, जिसमें काफी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। अब जो वाइब्रेशन के कारण हमारा क्या होगा, जो सॉइल के अंदर जो बांधने की क्षमता है वो ढीली हो जाएगी, उस कारण वो हमारे ढीले हो जाएंगे, बाद में गिरेंगे तो नीचे ही ना, उस कारण हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है। तो एक्सकवेशन ऑफ मिनरल्स, टनल्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन कैन बी ट्रिगर द लैंडस्लाइड। तो ये कुछ कारण थे, क्या मैंने बताया, ये हो सकता है आपका एक्सटेंसिव रेनफॉल, ज्यादा मात्रा में आपका रेनफॉल हो सकता है, स्नो का मेल्ट होना हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ठीक है, आपका जंगल कटाई हो सकती है, और उसका जियोलॉजी कंडीशन हो सकता है, पुराना पर्वत हो, नया पर्वत हो, ठीक है, उसके अंदर मिनरलॉजी क्या है, कैसे वो बंधे हुए हैं, उसमें कौन से मिनरल पाए जा रहे हैं, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट, और लास्ट में हमारा बात हुई डेवलपमेंट की, ठीक है। ये बात होती है हमारी किसकी, ये बात हमने किया लैंडस्लाइड का। चलिए अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या क्या होते हैं, आप यहाँ पे फोटो और देख सकते हो, सब फोटो में डाल रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो देख पा रहे होगे, ये हमारा लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, ये इतना लैंडस्लाइड एरिया है, ये हमारा घर है। क्या जरूरी है कि इतना ही अर्बन शहर हुआ, मतलब ये यहाँ तक बसा रहा हो और जब पानी गिरा, जब मिट्टी गिरी तो उतना ढक गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी चीजें होती हैं। तो इफेक्ट क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे लैंडस्लाइड ब्लॉक द स्ट्रीम विद डिबेरिस एंड स्टोन, ठीक है। अब लैंडस्लाइड हुआ, जो हमारे रिवर थे उनका जो आपका जो स्ट्रीम थी या फिर जो जगह था, जो पानी जब बहाव था, उसने क्या किया, उसको रोक दिया, ठीक है। अब उसका हमारा क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इट डिस्टर्ब वेहिकुलर मूवमेंट। अब जब ओवरफ्लो होने लगा तो अब क्या होगा, वहां से जो मूवमेंट है, जो व्हीकल्स हैं वो जाएंगे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन आपका डैमेज होगा। डैमेज वेजिटेशन, जो आपकी पेड़ पौधे हैं या फिर छोटे छोटे वेजिटेशन, उनको डैमेज होगा। रोड आपका डैमेज होगा, जो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो डैमेज होगा, और आपका बिल्डिंग डैमेज होगा। इतनी चीजें आपकी डैमेज हो सकती हैं। और यहाँ से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए कोई आदमी, जैसे बोलो लैंडस्लाइड के कारण आप बीच में आ गए, पूरा गांव आ गया, वहां पे एक्सीडेंट ही तो माना जाएगा वो, ठीक है। ओवरऑल इट एक्ट एज अ रिस्क टू लाइफ, ठीक है, एक एज ए रिस्क होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए बोला गया, ए मैसिव लैंडस्लाइड इन 2017 इन हिमाचल प्रदेश हैज किल्ड एटलीस्ट 46 पीपल एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स। अभी तो बाद में के अर्थ के बारे में बताया था, अभी मैं लैंडस्लाइड बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, एक 2017 में हिमाचल प्रदेश में एक आया क्या लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें लगभग 46 पीपल मर गए,
और वहाँ पे बहुत सारे यहाँ तो घायल अलग से हो ही गए। तो ये हमारे इफेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपका लैंडस्लाइड में। आगे हम बात करते हैं इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिटिगेटिंग द रिस्क, मिटिगेटिंग द लैंडस्लाइड, ठीक है। मिटिगेटिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए लैंडस्लाइड के पहले या फिर इस इमरजेंसी से पहले कि हम उनके इफेक्ट को या उनकी इंटेंसिटी को कम कर पाएं, वो हमारे क्या होता है मिटिगेशन या मैनेजमेंट। तो वही हम बात करें, पहले हमारा बोला गया एफॉरेस्टेशन, मतलब कि जंगल को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, ठीक है। पेड़ पौधों को लगाएंगे, फिर वो धीरे हरियाली आएंगी, जो उनकी जड़ें जाएंगी वो नीचे डीप तक जाएंगी और वो एक दूसरे को बांध के रखेंगी। वायर्ड स्टोन ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, आप कहीं गए होंगे तो मान लीजिए आपके हिल्स हैं, ठीक, ऐसे हिल्स हैं, तो इनको क्या किया जाता है, इनको बांध दिया जाता है, ठीक है। इनको ऐसे ऐसे क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, ऐसे रॉड ली जाती हैं, ठीक है। इनको बांध दिया ताकि रोड के बगल बगल, ताकि ये हमारे क्या है, ये हमारे सड़कें ना, ठीक है, इनकी बाद में इनके अंदर जो बांधने की क्षमता मजबूती बनी रहे और वो स्लाइड ना हो। रिटेनिंग वॉल बना दी जाती है। मान लीजिए आपके पास कच्ची दीवार है, मतलब जो माउंटेन है या फिर जो पर्वत है या फिर जो आपके स्ट्रक्चर बगल में जो आपके हिल्स हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उसके बगल क्या करते हैं, एक दीवार उठा देते हैं, ठीक है, हाइट तक, ताकि वो लैंडस्लाइड ना हो और आप बचे रहें, ठीक है। लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैपिंग, मतलब सॉरी लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैपिंग, मतलब कि हम देखें उनकी जोनिंग करें कि कौन सा एरिया ज़्यादा लैंडस्लाइड के प्रोन में है, मतलब कि कहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा आने के इफेक्ट में है। तो जोनेशन मैपिंग विल हेल्प टू प्रिवेंटिंग सेटलमेंट्स इन हजार्ड प्रोन एरिया एंड आल्सो डेवलपिंग एंड कंटिन्यूअसली अपडेटिंग द इन्वेंटरी ऑफ लैंडस्लाइडिंग इंसिडेंट इफेक्टिंग ए कंट्री। अब जोनिंग जिस हिसाब से किया जाएगा उस हिसाब से जैसे हमको उस हिसाब से हम सतर्क रहेंगे, जैसे हमने भूकंप वाले में बताया था, ठीक है, और आपको फ्लड वाले में बताया था। जोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन वाइज हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसके इक्विपमेंट, उसकी सर्विसेज, उसकी सुविधा, उसकी फैसिलिटी मुहैया करवा के रखेंगे। इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड होता है तो हमको ये चीज़ वहाँ पर मुहैया करवानी है, ठीक है। सरफेस ड्रेनेज हो सकता है, ठीक है। सरफेस ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज ऑफ अ सरफेस एंड सब सरफेस रिवर्स टू अलाउ द स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। तो हम जो सरफेस ड्रेनेज है उसको हम यूज करें, ठीक है। सरफेस द्वारा एक सरफेस से चला जाए पानी, वो पानी रुके ही ना, तो मेन चीज होता है ड्रेनेज का काम करवाना। लैंडस्लाइड वार्निंग टेक्निक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वार्निंग लगाएं, कुछ सेंसर्स लगाएं, ठीक है, ताकि हम वार्निंग दे पाएं, अर्ली वार्निंग भेज पाएं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है। ऐसा हम कम्युनिकेशन को अपना स्पीड रखें, मतलब ऐसे मेंटेन रखें कि हमारा बिना किसी डिले के हम लोगों तक पहुँच पाए। देखो क्या होता था, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ट्राई कर रही थी ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्या करती थी, मोबाइल में बोला गया कि आप मोबाइल वाइब्रेट करेगी, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो आपको अलर्ट किया जा सके, उसके लिए आपके मोबाइल में चेकिंग हो रही थी। नहीं, वो सब ऐसे ही होता है, ठीक। मैनेजिंग द कैचमेंट लोग जहां पानी रुकता है एरिया को, तो एक्सेस वाटर इन कैचमेंट एरिया शुड बी स्टोर्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फ्लैश फ्लड। जो कैचमेंट एरिया उसमें पानी को बढ़िया से रोक के रखा जाए, ठीक है। उसमें रुक जाएगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, तो उस एरिया का पर्टिकुलर एरिया का पानी वहां पर रुका रहेगा, ठीक है। उसको मतलब कि उतना एरिया फ्लड आने का संभावना कम हो जाएगी। दिस विल आल्सो रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल इन एरिया टू प्रोन टू द लैंडस्लाइड। अब उसमें क्या होगा कि जो कैचमेंट एरिया उसका जो पानी वो धीरे धीरे इन्फ्लेट होकर नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज में चला जाएगा और वहां पे हम लैंडस्लाइड से बड़े रहेंगे। अगर वही नीचे जाती, वो तो अंदर से हिल में चली जाएगी, अगर बाहर बहती रहती या फिर पानी जाता तो क्या होता, बाहर धीरे मिट्टी कटाव होता, मिट्टी कटाव होने के बाद आपके लैंडस्लाइड का एक बढ़िया सा आपके का कारण बन सकता था। पब्लिक अवेयरनेस, एन अवेयर एंड विजिलेंट कम्युनिटी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग लैंडस्लाइड। अब क्या हुआ, हम वहाँ के पब्लिक को अवेयर करें कि लैंडस्लाइड क्या हो सकता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें कारण होती हैं, ठीक, कब कब हो सकता है, कौन कौन सा टाइम है कि ज़्यादा हो सकता है, बारिश के टाइम में ज़्यादा होगा या बारिश के बाद ज़्यादा होगा, बारिश के पहले ज़्यादा होगा, बारिश के बाद अगर धूप हो गई तो क्या होगा, ठीक है। अगर बारिश होती रही काफ़ी टाइम तक, कितने दिन तक बारिश होगी तब आपके एरिया में लैंडस्लाइड हो सकती है, या कौन सा पर्वत, आप कौन सा पहाड़ सबसे जल्दी गिरने वाला है आपका, ठीक, वो सारी चीज़ वहाँ के लोगों को बताना होता है। तो हमारी होती है लैंडस्लाइड, वो होती पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैं बताना सोच समझा था, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये समझ में आई हो। आज हमने बात किया सिंपल सी चीज़ों को, बात किया क्या क्या, आपको मैंने बात किया अर्थक्वेक क्या होती है, दूसरा हमने बात किया लैंडस्लाइड क्या होती है। अभी आपके पास ड्रॉट बचा हुआ है और आपका साइक्लोन बचा हुआ है। दो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपके डिजास्टर है, वो आपके आगे आने वाले चैप्टर में, हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं इसके और आगे बढ़ूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने
कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सर्कुलेट कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आने वाले सभी लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, फुल लेक्चर चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है यूनिक सीरीज। यदि आप वेबसाइट पर चाहिए तो uniquseries.in वेबसाइट पर जा सकते हैं आप, और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अभी जो 5th सेमेस्टर के हैं, 7th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आप परेशान नहीं होना है, आपको एक एक करके आप पढ़ते चले जाइएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।